हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू फाउंडेशन। दोस्तों, आज हम इस बार कुछ क्वेश्चन लेकर हाजिर हुए हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे और ये ऑप्शनल हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं हर सवाल के, तो 4 ऑप्शन को हम देखेंगे और सवाल का सही जवाब बताएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, DSSB का TGT का उर्दू का एग्ज़ाम के लिए फ़ॉर्म भरे जा रहे हैं, तो उसमें लोग तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी के लिहाज से कुछ क्वेश्चन हमने पिक किए हैं, तो उसमें देखते हैं क्या क्या किस किस तरह के क्वेश्चन हैं, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, तारीख़ इशाअत के एतबार से दर्ज झैल नावलों की सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। इस सवाल में कहना चाह रहा है कि जो नावल शाये हुए हैं तो उनकी जो तारीख़ है उसके हिसाब से आपको सीरियल देना है। सवाल को समझना आधा सवाल का हल हो जाता है। ठीक है, तो सवाल को पहले ध्यान से समझेंगे। तारीख़ इशाअत के एतबार से दर्ज झैल नावलों की सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। ठीक है, तो अब ए पर दे रखा है आग का दरिया। सबसे पहले हम जानेंगे आग का दरिया किसका नोवेल है। तो जैसे आपको मालूम है, आग का दरिया जो है वो कुर्तुल एन हैदर का नोवेल है। ठीक है, किसका नोवेल है? कुर्तुल एन हैदर का नोवेल है ये आग का दरिया, और ये 1959 ईस्वी में शाये हुआ। ठीक है, नहीं, आग का दरिया कुर्तुल एन हैदर का नोवेल है जो कि 1959 ईस्वी में शाये हुआ। इनके और भी हैं, ये जो 4 नावल के नाम दे रखे हैं इसमें, ये चारों के चारों कुर्तुल एन हैदर के ही हैं। तो आग का दरिया 1959 ईस्वी में शाया हुआ है। अब दूसरा देखते हैं बी पर, चांदनी बेगम। चांदनी बेगम भी कुर्तुल एन हैदर का नोवेल है और ये 1990 ईस्वी में शाया हुआ। ठीक है, आग का दरिया 1959, चांदनी बेगम 1990। और सी पर है मेरे भी सनम खाने। ठीक है, मेरे भी सनम खाने 1949 ईस्वी को शाया हुआ, 1949 को। और डी पर जो दे रखा है वो दे रखा है आखिर शब के हम सफ़र। ये जो नोवेल है इस पर कुर्तुल एन हैदर को ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला है, आखिर शब के हम सफ़र। सवाल इस तरह से भी आ सकता है कि कुर्तुल एन हैदर को उनके किस नोवेल पर ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, या आखिर शब के हम सफ़र पर कुर्तुल एन हैदर को कब ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। तो जो आखिर शब के हम सफ़र है इस पर ज्ञानपीठ अवार्ड मिला कुर्तुल एन हैदर को। कौन सा? ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। कब मिला है ये 1989 को। 1989 में ज्ञानपीठ अवार्ड कुर्तुल एन हैदर को आखिर शब के हम सफ़र पर मिला। अब बात है आखिर शब के हम सफ़र शाया कब हुआ। तो ये 1979 में शाया हुआ है। तो अब हम इस तरह से देखेंगे तरतीब। तो सबसे पहले इनमें कौन सा नावल शाया हुआ है? इनमें हुआ है सबसे पहले मेरे भी सनम खाने, जो कि 1949 को है। फिर दूसरा है आग का दरिया, ठीक है, जो कि 1959 को शाया हुआ है। फिर तीसरा है आखिर शब के हम सफ़र, जो कि 1979 को शाया हुआ है। चौथे नंबर पर जो हमारा नोवेल आएगा वो आएगा चांदनी बेगम, जो कि 1990 ईस्वी में शाया हुआ है। ठीक है, नहीं, तो इस तरह से हमारा जो बनता है वो CAD और B, इस तरह से हमारा सीरियल बनता है CADB। तो हमारा तीसरा जो ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल की तरफ पढ़ते हैं। तो जो दूसरा सवाल है हमारा, दूसरा सवाल तज़किरा और तज़किरा निगार के एतबार से सही जोड़ों की निशानदेही करा रहा है, यानी कौन सा तज़किरा किसने लिखा है। तो सबसे पहला जो इसमें दे रखी है लिस्ट ए, इसमें तज़किरे का नाम दे रखा है, और लिस्ट बी में तज़किरा लिखने वाले का नाम, यानी तज़किरा निगार का नाम। तो हम पहले ए को देखते हैं, मखज़न निकात। मखज़न निकात जो है ये कायम चांदपुरी का है। मखज़न निकात कायम चांदपुरी ने लिखा है। कायम चांदपुरी का तज़किरा है ये मखज़न निकात। तो यहाँ पर हम लिखते चलें ए का 4। ठीक है, मखज़न निकात ए का हो गया 4। बी चमनिस्तान शोरा। ठीक है, बी है चमनिस्तान शोरा। तो ये है लक्ष्मी नारायण शफीक का। चमनिस्तान शोरा जो है
वो लिखा है लक्ष्मी नारायण शफीक ने, बड़ा मशहूर तज़किरा है उनका ये। तो ये बी का हो गया 3। अब सी का देखते हैं, तज़किरा शुराए उर्दू। तो तज़किरा शुराए उर्दू बड़ा मशहूर तज़किरा है मीर हसन का। ये मीर हसन कौन है आपको मालूम होना चाहिए, मसनवी सहरुल बयान के लिखने वाले, यानी मसनवी निगार हैं ये, सहरुल बयान जिन्होंने लिखी है मीर हसन, बहुत मशहूर तज़किरा है ये। और डी, तो सी का हो गया हमारा 1। अब आता है डी। तो डी आपको मालूम बचा हुआ है कौन सा है, तज़किरा हिंदी। तो डी का हो गया 2। तो ए का 4 बी का 3। तो इसमें देखेंगे हम ए का 4 बी का 3 कहाँ पर है, इसमें नहीं है। ए का 2 है इसमें, इसमें भी नहीं है। ए का 1 ये भी नहीं है। तो ए का 4 बी का 3 सी का 1 और टी का 2 यानी सेकंड। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है, तज़किरा और तज़किरा निगारों के नाम के एतबार से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, वो झेल में 2 ज़ुमरे दिए हुए हैं, जिनमें 2 ही, झेल में 4 ज़ुमरे दिए गए हैं जिनमें 2 ही ज़ुमरे सही हैं। अब हमको देखना है कि कौन से ज़ुमरे सही हैं। तो सवाल को हम एक मरतबा फिर देखेंगे। झेल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, सही ज़ुमरों की निशानदेही ये करा रहा है। तो यादगार गालिब गालिब की तसनीफ़ है। ठीक है, यादगार गालिब गालिब की तसनीफ़ है। तो हम बताते चलेंगे यादगार गालिब गालिब की तसनीफ़ नहीं है, बल्कि गालिब के बारे में लिखी गई है, और ये अल्ताफ़ हुसैन हाली की है। ठीक है, अल्ताफ़ हुसैन हाली की है ये यादगार गालिब, किसकी है, हाली की। तो इसलिए ये हमारा गलत हो गया। अब दूसरा है हयात जावेद। हयात जावेद सर सैयद की तसनीफ़ है, ये भी गलत है क्योंकि ये भी हाली ने लिखी है। तीसरा है हयात सादी, हाली की तसनीफ़ है। हाँ बिल्कुल, हयात सादी अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसनीफ़ है। चौथा है सफ़रनामा, रूम व मिस्र शाम, शिबली की तसनीफ़ है। हाँ बिल्कुल, ये सफ़रनामा है अल्लामा शिबली नोमानी का, बड़ा मशहूर है। तो इसलिए सी और डी इसमें सही है, सी और डी। तो अब हम इसमें ऑप्शन देखेंगे सी और डी का कहाँ पर दे रखा है। ठीक है, ए और बी, बी और सी, सी और डी। तो हमारा ऑप्शन सी और डी वाला ये सही है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उर्दू की किस दास्तान में नक्श सुलेमानी और लोहे तिलिस्म का जिक्र हुआ है। सवाल को समझेंगे कि उर्दू की किस दास्तान में नक्श सुलेमानी और लोहे तिलिस्म का जिक्र हुआ है। तो पहले नंबर पर बागो बहार दे रखी है। तो बागो बहार किसकी है, हमको मालूम होना चाहिए, बड़ी मशहूर दास्तान है मीर अमन की। बागो बहार मीर अमन की दास्तान है। ठीक, दूसरी है नो तर्ज मुरस्सा। ठीक है, नो तर्ज बागो बहार में भी नहीं है ये, नो तर्ज मुरस्सा में भी नहीं है, फसानाए अजाइब में भी, अच्छा इसको देखते हैं हम, यानी बागो बहार में नहीं, नो तर्ज मुरस्सा में नहीं, फसाना अजाइब में हो सकता है, बूस्तान ख्याल में हो सकता है, क्योंकि बूस्तान ख्याल में बहुत सारे तिलिस्मात का जिक्र किया गया है। याद रखना, बूस्तान ख्याल में बहुत सारे तिलिस्मात का जिक्र किया गया है, लेकिन नक्श सुलेमानी और लोहे तिलिस्म का जिक्र बूस्तान ख्याल में नहीं है। फसाना अजाइब में बूस्तान नक्श सुलेमानी और लोहे तिलिस्म का जिक्र हुआ है। तो ये जो अब फसाना अजाइब है ये 1824 ईस्वी में लिखी गई और 1843 ईस्वी में शाये हुई। 1824 में फसाना अजाइब लिखी गई और 1843 ईस्वी में ये शाये हुई। इस दास्तान को लिखने वाले कौन है, रजब अली बेग सुरूर। तो ये जो नक्श सुलेमानी है, इस मसले में एक किरदार है फसाना अजाइब में जिसका नाम है जाने आलम। क्या नाम है, जाने आलम। तो जाने आलम जिस वक्त तिलिस्म में गिरफ़्तार हो जाता है तो इस नक्श सुलेमानी की ही मदद से उसे रिहाई मिलती है। ठीक है, और वो वादी फरहनाक में पहुंचता है। जब जाने आलम तिलिस्म में गिरफ़्तार हो जाता है तो नक्श सुलेमानी के ज़रिए जाने आलम को रिहाई मिलती है और वो इस के ज़रिए जो रिहाई पाता है, तो रिहाई पाने के बाद वो वादी फरहनाक पहुंचता है। अच्छा, जो ये हमारा फसाना अजाइब है, इसको नाविल और दास्तान के बीच की कड़ी कहा गया है। फसाना अजाइब को नाविल और दास्तान के बीच की कड़ी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अदबी और तहकीकी जरीदा मेयार किस शहर से शाया होता था। तो ये जो मेयार रिसाला है ये पटना से शाया होता था। इसको काजी अब्दुल वदूद ने जारी किया था। ठीक है, तो काजी अब्दुल वदूद ने पटना से मेयार जारी किया और इसके साथ साथ एक और रिसाला था जिसका नाम था मुआसिर। ठीक है, क्या नाम था रिसाले का? मुआसिर। तो इसको मेयार के साथ में मुआसिर भी याद रखना है आपको। मुआसिर भी पटना से ही निकलता था और काजी अब्दुल वदूद इस रिसाले को निकालते थे। अब जो सवाल है वो है अफसाना और अफसाना निगार के एतबार से सही जोड़ों की निशानदेही कीजिए। यानी किस अफसाना निगार का कौन सा अफसाना है उसकी ये इसमें दो लिस्ट दे रखी हैं। लिस्ट ए, लिस्ट यानी फर्स्ट, और लिस्ट बी। लिस्ट ए में अफसाने का नाम है और लिस्ट बी में अफसाना निगार का नाम है। तो आइए देखते हैं हम। तो जो ए पे दे रखा है नज़ारा दरमिया है। नज़ारा दरमिया है जो है ये कुर्रतुल हैदर का अफसाना है। ठीक है, कुर्रतुल हैदर का अफसाना है। तो ए का 3 हो गया हमारा। छोटी आपा इस्मत चुगताई का अफसाना है। छोटी आपा इस्मत चुगताई का अफसाना है तो बी का हो गया 4। अंधेरे और उजाले ये सुहेल अजीमाबादी का है। अंधेरे और उजाले सुहेल अजीमाबादी का, तो सी का हो गया 1। अब डी है जन्नत की तलाश। ये जिलानी बानो बची हुई हैं तो जन्नत की तलाश है जिलानी बानो का, तो इस तरह से डी का हो गया 2। तो ए का 3rd, बी का 4th। ए का 3rd, बी का 4th। तो हम इसमें देखेंगे इसको। ए का 3rd, बी का 4th। ठीक है, और सी का 1st, डी का 2nd। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ज़ैल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत। सही जुमरों की निशानदेही करा रहा है इसमें ये। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसमें ये नज़मों से मुतालिक है। जो नज़मों की इक़साम होती हैं उनसे मुतालिक सवाल पूछा गया है कि 9 मिसरों पर मुश्तमिल बंद को मुक़स्सा कहते हैं। मुसब्बा के हर बंद में 8 मिसरे होते हैं। 10 मिसरों पर मुश्तमिल बंद को माशर कहते हैं। मुसम्मन के हर बंद में 6 मिसरे होते हैं। इसमें हमें देखना है कि 2 ऑप्शन सही होने चाहिए और 2 गलत, क्योंकि सवाल यही कह रहा है कि 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं। तो हमें सही जुमरों की निशानदेही करनी है। ठीक है, तो पहला जो है ए, वो कहता है कि 9 मिसरों पर मुश्तमिल बंद को मुक़स्सा कहते हैं। तो ये बिल्कुल हमारा सही है। 9 मिसरों पर मुश्तमिल नज़्म को मुक़स्सा कहा जाता है। मुसब्बा के हर बंद में 8 मिसरे होते हैं, ये गलत है क्योंकि मुसब्बा के बंद में 7 मिसरे होते हैं। तो ये हमारा गलत हो गया। 10 मिसरों पर मुश्तमिल बंद को माशर कहते हैं। ठीक है, तो 10 बंदों पर मुश्तमिल नज़्म को या बंद को माशर कहते हैं, ये हमारा बिल्कुल सही है। तो अब हमें ए और सी मिल गए, लेकिन डी को भी देख लेते हैं। डी क्या कह रहा है कि मुसम्मन के हर बंद में 6 मिसरे होते हैं। तो ये हमारा गलत है क्योंकि मुसम्मन के हर बंद में 6 नहीं होते बल्कि 8 मिसरे होते हैं। मुसम्मन के हर बंद में 8 मिसरे होते हैं। तो इस एतबार से हमारे 2 सही जुमरे कौन से हैं? ए और सी। तो आइए देखते हैं ए और सी हमारे किस में है। सी और डी, ए और सी, तो ये हमारे दूसरे में है। तो ए और सी हमारा सही जवाब है बिल्कुल। ठीक है, ए और सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है इस सवाल का। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। ज़ैल में फिर जुमरों का सवाल आ रहा है कि ज़ैल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत। सही जुमरों की निशानदेही करा रहा है। इसमें पहला है मौजूए सुखन से, मौजूए सुखन फैज़ की नज़्म है। मौजूए सुखन फैज़ की नज़्म है, तो ये बिल्कुल सही बात है। ये मौजूए सुखन के उन्वान से फैज़ ने एक नज़्म लिखी है, फैज़ अहमद फैज़ ने। दूसरा है किसान जोश की नज़्म है, बिल्कुल ये भी बात सही है, किसान जोश मली आबादी की नज़्म है। तीसरा है ए इश्क कहीं ले चल, ये बड़ी मशहूर नज़्म है। तो ये कह रहा है कि ए इश्क कहीं ले चल मजाज की नज़्म है। तो ये गलत है क्योंकि ये मजाज की नहीं है बल्कि अख्तर शिरानी की नज़्म है। किसकी नज़्म है? अख्तर शिरानी की नज़्म है ए इश्क कहीं ले चल। बड़ी मशहूर नज़्म है ये। अख्तर शिरानी प्रोफेसर महमूद शिरानी के साहबजादे थे
जिन्होंने उर्दू ज़बान और अदब की तारीख़ से मुतालिक एक किताब लिखी है पंजाब में उर्दू। उनका नज़रिया था कि उर्दू पंजाब से निकली है, महमूद शिरानी का नज़रिया था ये। ठीक है, तो डी है नज़र अलीगढ़ जान निसार अख्तर की नज़म है। तो नज़र अलीगढ़ जो है वो जान निसार अख्तर की नज़म ना होकर ये है मजाज की। किसकी नज़म है? मजाज की। तो डी भी हमारा इसलिए गलत हो गया। तो इसमें सही ऑप्शन कौन से हैं, सही ज़ुमरे कौन से हैं? ए और बी। तो अब इसमें देखते हैं हमारे ए और बी कहाँ पर है। नंबर 1 में है बी और सी, 2 में है ए और बी। तो हमारा दूसरा नंबर ही सही है बिल्कुल। तो इस सवाल का ऑप्शन हमारा ए और बी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल देखते हैं क्या दे रखा है। जो नेक्स्ट सवाल है वो है तारीख़ वफ़ात के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। देखिए सबसे पहले इसमें जो दे रखा है शाद अज़ीमाबादी का दे रखा है तारीख़ वफ़ात यानी इंतकाल की तारीख़। तो जो शाद अज़ीमाबादी हैं उनकी जो वफ़ात हुई है, उनका जो इंतकाल हुआ है वो हुआ है 1927 को। ठीक है, 1927 को वफ़ात हुई है और ये 1846 में इनकी पैदाइश है शाद अज़ीमाबादी की। 1927 में वफ़ात है, 1846 में इनकी पैदाइश है। मोमिन ख़ां मोमिन की जो वफ़ात है वो है 1852। ठीक है, 1852 और 1800 में ये पैदा हुए थे। तो 1852 मोमिन ख़ां मोमिन की वफ़ात हो गई और ख़ुद मोमिन ने अपनी तारीख़ वफ़ात निकाली थी दस्तो बाजू बाशिकस्त के नाम से। और इन्होंने कहा था, शर्त लगाई थी कि मैं 5 दिन 5 महीने या 5 साल में मर जाऊंगा, लिहाजा वो इसी तरह से 5 महीने के अंदर उनका इंतकाल हो गया था। मोमिन से मुतालिक एक और सवाल आता है कि वो कौन से शायर थे जो कोठे से यानी छत से गिरकर इंतकाल हुआ। तो मोमिन का इंतकाल छत से गिरकर हुआ था। अब असदुल्ला ख़ां गालिब पर आते हैं। तो असदुल्ला ख़ां गालिब जो हैं वो 1869 को इंतकाल फरमाते हैं और 1797 में इनकी पैदाइश होती है। फिर है मीर तकी मीर। तो मीर तकी मीर का जो इंतकाल है वो है 1810 और पैदाइश है 1723। ठीक है, अब ये पूछना कि तारीख़ वफ़ात के एतबार से। तो तारीख़ वफ़ात के एतबार से अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले किसका इंतकाल होता है। शाद अज़ीमाबादी 1927, ये नहीं हो सकते। 1852, 1869, 1810। तो सबसे पहले हमें जो यानी सबसे पहले जो इंतकाल हुआ इनमें वो हुआ है मीर तकी मीर का 1810। तो हम लेंगे डी। फिर है 1810 के बाद 1852 मोमिन ख़ां मोमिन, तो डी के बाद बी। ठीक है, फिर है सी 1869 सी। ठीक है, अब ए बचा 1927, तो सबसे लास्ट में ये है। तो हम देखेंगे डी बी सी ए आता है। अब डी बी सी ए हमारा इसमें किस में है? ए सी बी डी, सेकंड पर है सी बी डी ए, तीसरे पर है डी बी सी ए। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है ये सही है, हमारा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तो तीसरा जो ऑप्शन था हमारा डी बी सी ए ये सही था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दिल्ली उर्दू अखबार से मुतालिक। एक दो सवाल ज़रूर आते हैं उर्दू अखबार से मुतालिक। तो दिल्ली सवाल पूछता है कि दिल्ली उर्दू अखबार 12 जुलाई 1857 से किस नाम से शाया होने लगा। ठीक है, दिल्ली उर्दू अखबार 1857 और 12 जुलाई से किस नाम से शाया होने लगा। तो देखिए हम इस पर बात करते हैं। ये जो दिल्ली उर्दू अखबार है ना, ये उर्दू का दूसरा अखबार है। ठीक है, 1837 ईस्वी में इसका इजरा हुआ। 1837 में इसका इजरा अमल में आया। किसके ज़रिए? मौलवी मोहम्मद बाक़िर। ये मौलवी मोहम्मद बाक़िर कौन थे? ये मौलवी मोहम्मद बाक़िर थे मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद साहब। तो 1837 ईस्वी में इसका इजरा हुआ। मौलवी मोहम्मद बाक़िर ने इसका इजरा किया। 13 मई 1840, याद रखना 13 मई 1840 तक ये दिल्ली अखबार रहा। ठीक है, इसका जो पहला नाम था वो था दिल्ली अखबार। 13 मई 1840 ईस्वी तक
यानी 1837 से 13 मई 1840 ईस्वी तक इसका नाम रहा दिल्ली अखबार। क्या रहा? दिल्ली अखबार। लेकिन 10 मई 1840 से दिल्ली उर्दू अखबार हो गया। कब से? 10 मई 1840 से इसका नाम दिल्ली उर्दू अखबार हो गया। ठीक है, 10 मई 1840 से इसका नाम दिल्ली उर्दू अखबार हो गया। और उसके बाद जो हमारा सवाल कह रहा है 12 जुलाई 1857 से इसका क्या नाम हुआ, तो 12 जुलाई 1857 से इसका नाम तब्दील करके अखबारुल ज़फ़र कर दिया गया। ठीक है, और ये अखबार 13 सितंबर 1857 तक निकलता रहा। अखबारुल ज़फ़र जो कि दिल्ली उर्दू अखबार का ही नाम है, ये 13 सितंबर 1857 ईस्वी तक बराबर निकलता रहा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल है कि जिस नज़्म में किसी दौर के मसाइब या किसी शहर पर नाजिल होने वाली आफात का जिक्र किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सवाल समझे। यानी कोई नज़्म है, उसमें हम अपने शहर के, अपने वतन के बर्बादी के या उस पर जो आफत गुजरी है उसके हालात हम बयान करें तो उस नज़्म को क्या कहेंगे? वासोख्त कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि वासोख्त तो उसमें एक महबूब और महबूबा का मसला है, उसमें एक दूसरे को जली कुटी सुनाते हैं, नाराज़गी है, इसके अंदर, तो वासोख्त नहीं है। शहरनामा भी नहीं है। शहराशोब, खुमरियात क्या होता है? इसमें शराब से मुताल्लिक़ बातें की जाती हैं, शराब का जिक्र होता है, तो इसमें नहीं है। तो बच्चा कौन सा? तीसरा, शहर आशोब। तो शहर आशोब हमारा बिल्कुल सही जवाब है। शहर आशोब में ही किसी शहर पर जो मुसीबत नाजिल होती है, आफत जो आती हैं या मसाइब गुजरते हैं, तो उसके हालात बयान किए जाते हैं शहर आशोब में। ठीक है नहीं। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल कहता है कि झेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत। सही जुमरों की निशानदेही फिर करा रहा है। तो ए जोश का पहला शेरी मजमुआ है रूह अदब। रूह अदब जो है वो 1920 में शाया हुआ है। 1920 ईस्वी में रूह अदब शाया हुआ जोश मलियावादी का पहला शेरी मजमुआ है। ये सही है। बी है दरबार दिल्ली इस्माइल मेरठी की नज़्म है। असल में इसमें जो ये दरबार दिल्ली दे रखा है, ये जलवाए दरबार दिल्ली के नाम से है। ये जलवाए दरबार दिल्ली, ये अकबर इलाहाबादी की नज़्म है। ठीक है, किसकी है ये? जलवाए दरबार दिल्ली अकबर इलाहाबादी की नज़्म है, जलवाए दरबार दिल्ली। तो ये गलत हो गया। तीसरा है चांद तारों का बन, नून मीम राशिद की नज़्म है। तो चांद तारों का जो बन है, चांद तारों का, ये नज़्म है हमारी किसकी? मखदूम की, मखदूम मुहिउद्दीन। तो इसलिए सी भी हमारा गलत हो गया। अब बचा डी, इकबाल का शेरी मजमुआ अरमुगान हिजाज है। बिल्कुल ये सही है। अरमुगान हिजाज अल्लामा इकबाल का शेरी मजमुआ है और ये क्या है? ये फ़ारसी में है। ठीक है, फ़ारसी में है और 1938 ईस्वी में शाया हुआ। 1938 ईस्वी में शाया हुआ। तो इसमें सही जुमरे कौन से बने हमारे? ए और डी। अब ए और डी देखते हैं हम किस में है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा ए और डी है, तो इसलिए ए और डी पहला ये क्वेश्चन हमारा सही है। ठीक है, जो ये हमारा अरमुगान हिजाज़ी है, अल्लामा इकबाल का फ़ारसी का मजमुआ है और ये 1938 ईस्वी में शाया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। तारीख़ वफ़ात के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। देखिए, इसमें बात करते हैं मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। तो तारीख़ वफ़ात, ठीक है, वफ़ात का हमें ध्यान रखना है। तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग जो हैं उनका इंतकाल 1947 को होता है। ठीक है, और पैदाइश है इनकी 1883। दूसरे हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि पहले हमारे वज़ीर तालीम रहे हैं। तो इनका इंतकाल हुआ है 1958। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का इंतकाल 1958 में हुआ और इनकी पैदाइश 1888 में हुई। रशीद अहमद सिद्दीकी का इंतकाल 1977 को हुआ और पैदाइश है इनकी 1894।
अब कन्हैयालाल कपूर बचे। तो कन्हैयालाल कपूर का जो इंतकाल हुआ है वो 1980 में हुआ है और इनकी पैदाइश हुई थी 1910 में। तो ये तारीख़ वफ़ात के एतबार से बात कर रहे हैं। तो हम इसमें तारीख़ वफ़ात के एतबार देंगे। सबसे पहले यानी सबसे पुराने कौन हैं इनमें जिनका इंतकाल हुआ है? 1947, 1958, 1977, 1980। तो 1947, ठीक है, तो ए पहले आ गया। फिर 47 के बाद 1958 बी आ गया। फिर 1977 सी आ गया। लास्ट में फिर डी 1980 1980। तो ये हो गया ए बी सी डी। तो इसमें ए बी सी डी हमारा पहले पर ही है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ठीक है, जो कि ज़ुमराबंदी का सवाल था हमारा। अब आगे देखते हैं। फिर आगे ज़ुमराबंदी का सवाल है कि झैल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। सही ज़ुमरों की निशानदेही करा रहा है इसमें। तो पहला है जिला वतन कुरतुल हैदर का अफसाना है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, जिला वतन कुरतुल हैदर का अफसाना है ये। और उनका एक अफसानवी मजमुआ है जिसका नाम है पतझड़ की आवाज़। कुरतुल हैदर का अफसानी मजमुआ है पतझड़ की आवाज़। इसमें 8 अफसाने हैं कुल, ठीक है, 8 अफसाने हैं और ये 1966 में शाये हुआ। पतझड़ की आवाज़ जो कि अफसानी मजमुआ कुरतुल हैदर का, ये 1966 में शाये हुआ। इसमें 8 अफसाने शामिल हैं। तो उन 8 अफसानों में एक अफसाने का नाम है जिला वतन, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये सही हुआ। दूसरा है मेला घूमनी अली अब्बास हुसैनी का अफसाना है। देखिए, मेला घूमनी जो है वो अली अब्बास हुसैनी का अफसानवी मजमुआ भी है और अफसाना भी है। तो इस एतबार से बी भी हमारा सही हो गया। अब सी है नूर और नार कृष्णचंद का अफसाना है। तो हम देखेंगे नूर और नार जो है वो कृष्णचंद का ना होकर ये है अली अब्बास हुसैनी का। किसका है ये? अली अब्बास हुसैनी का। तो इस तरह से ये हमारा सी ऑप्शन गलत हो गया। डी है बच्चों फूफी राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है। तो ये भी गलत है क्योंकि राजेंद्र सिंह बेदी का नहीं है बल्कि ये है इस्मत चुगताई। किसका है? इस्मत चुगताई का। तो इस तरह से सी और डी गलत हो गए और ए और बी सही हैं। तो अब हम ऑप्शन में देखते हैं ए और बी कौन से ऑप्शन में दे रखा है। बी सी, दूसरे में सी डी, तीसरे में ए डी और चौथे में ए और बी। इस तरह से हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि 2 जुमरे सही हैं 2 गलत हैं। तो सही जुमरों की इसमें निशानदेही कराई है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब फिर जुमरों का सवाल आता है कि झैल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं। सही जुमरों की निशानदेही करा रहा है। ए में दे रखा है कि शौकत सिद्दीकी का नोवेल बस्ती है, ठीक है, बस्ती शौकत सिद्दीकी का नावल है। क्या ये सही है? हम देखते हैं कि जो बस्ती नोवेल है वो शौकत सिद्दीकी का ना होकर किसका है? इंतज़ार हुसैन का। इंतज़ार हुसैन का नोवेल है बस्ती। और ये इंतज़ार हुसैन ज़िला डिबाई के रहने वाले थे जो कि पार्टीशन के बाद पाकिस्तान चले गए थे और वहीं पर इनका इंतकाल हुआ। तो इस तरह से ए हमारा गलत हो गया। अब बी खुदा की बस्ती इंतज़ार हुसैन का नोवेल है। तो खुदा की बस्ती जो नोवेल है वो है किसका? शौकत सिद्दीकी का। इस तरह से ये भी गलत हो गया। बस्ती है इंतज़ार हुसैन का और खुदा की बस्ती है शौकत सिद्दीकी का नावल। सी, अब सी और डी बचे हुए हैं। जाहिर सी बात है 2 जुमरे सही हैं तो यही बचे हुए सही होंगे, लेकिन फिर भी देखते हैं। ख्वाब बाकी हैं आले अहमद सुरूर की खुद नविश्त है। बिल्कुल सही है, ये आले अहमद सुरूर की खुद नविश्त है। डी मुसाफिरान लंदन सर सैयद अहमद ख़ान का सफ़रनामा है। बिल्कुल सही बात है ये। तो इस तरह से हमारे 2 ऑप्शन निकल के आए, 2 जुमरे निकल के आए सी और डी। अब सी और डी हमारे कौन से ऑप्शन में है? ये चौथे ऑप्शन में है सी और डी। तो इस तरह से चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि 5-5 मिसरों वाली नज़्म को क्या कहते हैं? 5-5 मिसरों वाली नज़्म को क्या कहा जाता है? मुसल्लस, मुरब्बा, मुखम्मस, मुसम्मन। देखिए, जो हर बंद में किसी नज़्म के हर बंद में 3 मिसरे अगर हों तो उसे तो मुसल्लस कहेंगे, ठीक है। किसी नज़्म के हर बंद में 3 मिसरे हों अगर, और मुरब्बा जिसके हर बंद में 4 मिसरे हों उसको मुरब्बा, और मुखम्मस जिसके हर बंद में 5 मिसरे हों मुखम्मस, ठीक है, और मुसम्मन जिसके हर बंद में 8 मिसरे हों उसको
मुसम्मन कहा जाता है। सवाल पूछ रहा है कि 5-5 मिसरों वाली नज़म को क्या कहा जाता है, तो हमारा सही जवाब है 3 मुखम्मस। ठीक है। और अगर सवाल पूछते हैं मुसद्दस में कितने बंद होते हैं, हर मुसद्दस के बंद में कितने मिसरे होते हैं, तो मुसद्दस के बंद में मिसरे होते हैं 6। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है ध्वनि का नज़रिया किसने पेश किया। ये इंपॉर्टेंट है, संस्कृत शेरियात से सवाल आया है ये कि ध्वनि का नज़रिया किसने पेश किया। आनंदवर्धन, भरतमुनि, अभिनव गुप्त, आचार्य शंकु। तो आचार्य शंकु का नहीं है, अभिनव गुप्त का नहीं है, भरतमुनि का नहीं है, ये आनंदवर्धन का है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और तकरीबन हर एग्ज़ाम में ये सवाल आता है संस्कृत शेरियात से कि ध्वनि का नज़रिया किसने पेश किया, आनंदवर्धन ने। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, फिर ज़ुमरों वाला सवाल आ रहा है। ज़ैल में 2 ज़ुमरे हैं और 2 गलत हैं, 2 सही हैं, तो हमें सही ज़ुमरों की निशानदेही करनी है। ए ज़ुमरा है डिप्टी नज़ीर अहमद का असल वतन बिजनौर था। बिल्कुल सही है, ये इनका असल वतन बिजनौर था और बिजनौर में ये 1830 ईस्वी को पैदा हुए। डिप्टी नज़ीर अहमद 1830 ईस्वी को बिजनौर में पैदा हुए। तो इस तरह से ए ज़ुमरा हमारा बिल्कुल सही है। बी है डिप्टी नज़ीर अहमद को रियासत हैदराबाद से पेंशन मिलती थी। देखिए, रियासत हैदराबाद से डिप्टी नज़ीर अहमद को गयूर जंग का खिताब मिला था। ठीक है। कौन सा? डिप्टी नज़ीर अहमद को हैदराबाद से गयूर जंग का खिताब मिला, लेकिन नज़ीर अहमद ने इसको कबूल नहीं किया। जो खिताब था गयूर जंग का, इसको डिप्टी नज़ीर अहमद ने कबूल ही नहीं किया। अब सी ऑप्शन देखते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान ने डिप्टी नज़ीर अहमद को शमसुल उलमा का खिताब दिया था। सर सैयद अहमद ख़ान ने डिप्टी नज़ीर अहमद को शमसुल उलमा का खिताब दिया था। तो देखिए, सर सैयद अहमद ख़ान ने डिप्टी नज़ीर अहमद को शमसुल उलमा का खिताब नहीं दिया, बल्कि ये अंग्रेज़ हुकूमत ने दिया था। किसने? अंग्रेज़ी हुकूमत ने। अंग्रेज़ी हुकूमत ने डिप्टी नज़ीर अहमद को शमसुल उलमा का खिताब दिया था 1897 में, 1897 ईस्वी में। तो सर सैयद ने नहीं दिया था, तो इसलिए ये गलत हो गया। अब बचा डी। डिप्टी नज़ीर अहमद का इंतकाल 1918 ईस्वी में हुआ। तो डिप्टी नज़ीर अहमद का जो इंतकाल है वो 1913 और कहीं कहीं 12 भी मिलता है। तो इस तरह से ये भी गलत हुआ। अब जो बी ऑप्शन दे रखा है ये कि डिप्टी नज़ीर अहमद को रियासत हैदराबाद से पेंशन मिलती थी। तो ये सवाल मैंने बहुत तलाश किया, लेकिन इसका सही जवाब अभी तक नहीं मिल सका है। लेकिन मेरे ख़्याल में तो ये है कि जब हैदराबाद से गयूर जंग का खिताब मिला और उन्होंने ये खिताब कबूल नहीं किया, तो ज़रूर कुछ ना कुछ नाराज़गी रही होगी। तो पेंशन का सवाल रहा कि पेंशन किसने दी उनको, हैदराबाद से अगर मिलती भी थी, तो इसका अभी सवाल का जवाब नहीं मिला। तो इसलिए इसको हम पेंडिंग में रखेंगे और आइंदा अगर इसका जवाब सही मिला हमको, तो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब सवाल है हल्काया अरबाब ज़ौक़ का। एक सवाल ज़रूर आता है कि हल्काया अरबाब ज़ौक़ का पहला नाम क्या था। तो हम हल्काया अरबाब ज़ौक़ से मुतालिक थोड़ी सी जानकारी ले लें कि हल्काया अरबाब ज़ौक़ जो था वो 1939 ईस्वी में इसकी बुनियाद पड़ी। 1939 ईस्वी में हल्काया अरबाब ज़ौक़ की बुनियाद पड़ी। तो जब इसकी बुनियाद पड़ी 1939 में, तो तय हुआ कि हर हफ्ते अफसाने पढ़े जाएंगे। ठीक है। यानी एक हफ्ते में किसी के भी मकान पर, किसी भी जगह पर एक महफिल हो जाएगी और वहाँ पर जो लोग अफसाने लिखते हैं उनके अफसाने पढ़े जाएंगे और उन पर तनकीदी राय ज़रूर दी जाएगी। ठीक है। 1939 में ये तय हुआ था कि इसमें हर हफ्ते महफिल होगी, मीटिंग होगी, उसमें अफसाने पढ़े जाएंगे। ठीक। तो उस वक्त जो था इसका नाम बज़्म दास्तान गोया रखा गया था। क्या रखा गया था? 1939 में जब ये बनी थी अंजुमन, तो बज़्म दास्तान गोया इसका नाम रखा गया। फिर इसमें अफसानों के अलावा शायरी को भी शामिल कर लिया गया। जिस वक्त इसमें शायरी को शामिल किया गया, यानी अफसाने भी पढ़ें और शायरी भी पढ़ी जाएगी उसमें, और शायरी पर भी तनकीद होगी, तो इसका नाम बदलकर बज़्म दास्तान गोया से नाम बदल गया और रखा गया हल्काए अरबाब ज़ौक़। ठीक है। तो यह हल्काए अरबाब ज़ौक़ से मुतालिक था। अब आखिरी सवाल देखते हैं। आखिरी सवाल है कि किस नक्काद ने एक किताब मुआज़ना अनीस दबीर लिखकर ये साबित करने की कोशिश की कि अनीस दबीर से बढ़कर मरसिया निगार हैं। किस
नक्काद ने एक किताब मुआजना अनीस दबीर लिखकर ये साबित करने की कोशिश की कि अनीस दबीर से बड़े मरसे निगार हैं। देखिए, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, शमसुर रहमान फ़ारूक़ी, शिबली नोमानी, कमर रईस। देखिए, मुआजना अनीस दबीर जो है एक बड़ी मशहूर तनक़ीदी किताब है और इसी किताब से कहा जाता है कि तक़ाबुली तनक़ीद की इब्तदा उर्दू में हुई। ठीक है, क्योंकि इसमें अनीस और दबीर के कलाम का मुताला किया गया है, यानी उनको कंपेयर किया गया है और कंपेयर करने के साथ साथ इसमें अनीस को बरतरी हासिल कराई गई है। और ये किताब है अल्लामा शिबली नोमानी की। ठीक है, तो किस नक्काद ने एक किताब मुआजना अनीस दबीर लिखकर ये साबित करने की कोशिश की कि अनीस दबीर से बड़े मरसे निगार हैं, तो वो हैं शिबली नोमानी। शिबली नोमानी की ये किताब है मुआजना अनीस दबीर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही और आइंदा के लिए हम फिर आपसे रुखसत होते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो भी एक TGT लेवल के जो हमारे उर्दू का एग्ज़ाम होता है तो उनके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराया जाएगा। तो आप तक ये हमारी वीडियो पहुँचें तो उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।